जो वेनेजुएला में हुआ वही इराक और सीरिया में हुआ था, और वही ईरान और रूस में करने की कोशिश लगातार जारी है। सिद्धांत एक ही है, पहले सेक्शन लगाकर अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दो, फिर आम जनता और उसके बाद मिलिट्री लीडरशिप के त्रस्त होकर विरोध करने का इंतजार करो, फिर टॉप मिलिट्री लीडरशिप और सीक्रेट सर्विसेज को खरीद लो और टहलते हुए राजधानी पर कब्जा कर लो। सीरिया और वेनेजुएला में तीनों चरण पूरे किए गए। ईरान और रूस में दूसरे चरण पर मामला अटका हुआ है, क्योंकि ये देश सेक्शन का असर कम करने के कुछ जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। इसके अलावा इन देशों में आम लोगों की हिस्टोरिकल अवेयरनेस और मुल्क के लिए वफादारी भी गजब की है। कोशिश इन्होंने ईरान में भी की थी। वहां पहले ही स्ट्राइक में दर्जन भर टॉप जनरल मार दिए गए थे, क्योंकि वो बिके नहीं। राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर तक को टारगेट किया गया था। लेकिन ईरानियों का रिलीजियंस गजब का है। 24 घंटे के अंदर सेकंड लाइन ऑफ मिलिट्री लीडरशिप ने कमान संभाल ली और मिसाइल मार मार कर इजराइल और अमेरिका को सीजफायर के लिए मजबूर किया। अमेरिका के 8 राष्ट्रपति और इजराइल के 6 प्रधानमंत्री खामेनेई को सत्ता से हटाने का ख्वाब देखते देखते सत्ता से दूर हो गए, मगर कुछ ना कर सके। दरअसल कुछ देशों में सरकार बदलने का पैटर्न एक राजनीतिक सिद्धांत या थ्योरी है, जो कहती है कि अमेरिका और कभी-कभी उसके सहयोगी जैसे इजराइल कुछ देशों में जैसे वेनेजुएला, इराक, सीरिया, ईरान और रूस में सरकार को गिराने या बदलने के लिए एक ही तरीका अपनाते हैं। ये तरीका 3 मुख्य चरणों पर आधारित है। ये थ्योरी काफी लोकप्रिय है कुछ लोगों में, खासकर जो अमेरिका की विदेश नीति को साजिश के रूप में देखते हैं। लेकिन याद रखते हैं, ये एक नजरिया है, इसमें कुछ तथ्य हैं। अमेरिका और उसके साथी देशों को कमजोर करने के लिए एक फिक्स्ड प्लान फॉलो करते हैं। ये प्लान ऐसे देशों पर लागू होता है जो अमेरिका की नीतियों से सहमत नहीं होते, जैसे कि तेल, गैस या क्षेत्रीय प्रभाव वाले देश। 3 चरण हैं। अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, सेक्शन लगाना। पहले अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध सेक्शन लगाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है, महंगाई बढ़ती है, नौकरियां कम होती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। उद्देश्य होता है इनका आम जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना, विरोध का इंतजार करना। सेक्शन से लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। फिर सेना भी नेता से असंतुष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पैसा या संसाधन नहीं मिलते। अमेरिका इस मौके का इंतजार करता है, लीडरशिप को खरीदना और कब्जा करना। आखिर में अमेरिका या उसके एजेंट टॉप मिलिट्री लीडर्स या गुप्तचर एजेंसियों को रिश्वत या धमकी से खरीद लेते हैं, फिर आसानी से राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं बिना ज्यादा लड़ाई के। ये थ्योरी कहती है कि ये पैटर्न वेनेजुएला, इराक और सीरिया में पूरी तरह कामयाब रहा। ईरान और रूस में अभी दूसरा चरण अटका है, क्योंकि ये देश सेक्शन का तोड़ निकालते रहते हैं और वहां के लोग अपने देश के प्रति बहुत वफादार हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक तेल समृद्ध देश है। निकोलस मादुरो वहां के राष्ट्रपति थे। थ्योरी कहती है कि अमेरिका ने यहाँ पूरा पैटर्न लागू किया। 2010 के दशक से अमेरिका ने वेनेजुएला पर सख्त सेक्शन लगाए, खासकर तेल उद्योग पर। इससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई, महंगाई आसमान छूने लगी और लोग भूख से मरने लगे। अमेरिका का कहना था कि ये सेक्शन मादुरो की तानाशाही के खिलाफ है। 2014 से 2019 में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। मिलिट्री में भी असंतोष बढ़ा, क्योंकि सैलरी और संसाधन कम हो गए। अमेरिका ने कुछ मिलिट्री लीडर्स को प्रभावित किया। हाल ही में अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। कुल मिलाकर वेनेजुएला में तीनों चरण पूरे हुए और सरकार बदल गई। इराक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इराक मध्य पूर्व का देश है, जहां सद्दाम हुसैन शासक था। यहाँ भी यही पैटर्न चला। 1990 के दशक में अमेरिका ने इराक पर भी भारी सेक्शन लगाए, खासकर कुवैत हमले के बाद। इससे अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लाखों लोग भूख और बीमारी से मरे। सद्दाम की सेना में असंतोष बढ़ा, लोग सरकार के खिलाफ हो गए और 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया।
कुछ टॉप जर्नल्स को पहले ही खरीद लिया गया था, इसीलिए बगदाद पर आसानी से कब्जा हो गया। सद्दाम को बाद में फांसी दी गई। अमेरिका का बहाना था मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, जो बाद में झूठा साबित हुआ। ये थ्योरी में राजधानी पर टहलते हुए कब्जा का क्लासिक उदाहरण है। इराक अब अस्थिर है, लेकिन अमेरिका का प्रभाव वहां पर बहुत मजबूत है। सीरिया में भी यही देखने को मिला। सीरिया में बशर अल असद राष्ट्रपति थे। यहाँ गृह युद्ध 2011 से चला आ रहा था। अमेरिका ने असद सरकार पर सैंक्शन लगाए, अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। इससे महंगाई और गरीबी बढ़ी। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान प्रदर्शन शुरू हुए, लोग सरकार के खिलाफ उतरे, मिलिट्री में विद्रोह हुआ, कुछ सैनिक विद्रोही गुटों में शामिल हो गए। अमेरिका ने विद्रोहियों को हथियार दिए और कुछ मिलिट्री लीडर्स को प्रभावित किया। दिसंबर 2024 में सिर्फ 11-12 दिनों में विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया। HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही इदलिब से निकले और दमिश्क तक पहुंच गए। 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क पर कब्जा हो गया। बशर अल असद परिवार समेत रूस भाग गए, जहां उन्हें शरण मिली। असद परिवार की 53 साल पुरानी तानाशाही खत्म हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त और ईरान इजराइल से टकराव में कमजोर, मदद नहीं कर सके। सेना में मनोबल टूट गया, कई सैनिक भाग गए या सरेंडर कर दिया। विद्रोही ने तेजी से राजधानी पर टहलते हुए कब्जा कर लिया बिना ज्यादा लड़ाई के। अमेरिका ने इन देशों पर जो पैटर्न का इस्तेमाल किया, वही अब ईरान पर करना चाहता है। अयतुल्ला अली खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अमेरिका ने दशकों से सैंक्शन लगाए हैं, खासकर परमाणु प्रोग्राम के बहाने। अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन ईरान ने रूस चीन से व्यापार करके तोड़ निकाला। प्रदर्शन होते रहते हैं, जैसे 2009, 2019 और 2022 में, लेकिन जनता की ऐतिहासिक जागरूकता और देशभक्ति मजबूत है, इसीलिए बड़े पैमाने पर सरकार नहीं गिरती। मिलिट्री वफादार है, इसीलिए अमेरिका उन्हें खरीद ना सका। जो बिके नहीं, अमेरिका ने उन्हें मार गिराया। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मारा। उसके बाद इजराइल और ईरान में 12 दिन की जंग हुई। इस बीच ईरान ने अपने कई वफादार जनरल को खो दिया, लेकिन ईरानी सेना डगमगाई नहीं, क्योंकि एक के बाद एक जनरल की पोजीशन संभालते रहे। ईरान की मजबूती ने पैटर्न को रोक दिया। थ्योरी कहती है कि जनरल बिके नहीं, इसीलिए मार दिए गए। कहा जाता है कि खामनेई के दौर में अमेरिका के कम से कम 7 से 8 राष्ट्रपति, बुश सीनियर से बाइडेन तक, और अब ट्रंप और इजराइल के 10 से ज्यादा प्रधानमंत्री, शामिर से नेतन्याहू तक आए गए, लेकिन खामनेई टिके रहे। ऐसा ही रूस में देखने को मिलता है। रूस में व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से सत्ता में है। 2014 और 2022 यूक्रेन युद्ध से अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शन लगाए, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन रूस ने चीन, भारत से व्यापार करके जुगाड़ निकाला। प्रदर्शन होते हैं जैसे नवलनी के समर्थकों के, लेकिन रूसी जनता की देशभक्ति मजबूत है और मिलिट्री वफादार। पैटर्न यहाँ भी अटका है। अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन थ्योरी कहती है कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, जैसे यूक्रेन के जरिए। ये थ्योरी कितनी सही है? ये सिद्धांत अमेरिका की विदेश नीति को साम्राज्यवादी बताता है, जहां सैंक्शन और हस्तक्षेप से सरकारें बदली जाती हैं। कुछ हिस्से सही हैं, जैसे सैंक्शन का इस्तेमाल और रेजिम चेंज के प्रयास, लेकिन अमेरिका कहता है कि ये लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए है। ईरान, रूस जैसे देशों में जनता की वफादारी और जुगाड़ ने इसे रोका। ये एक तरफा नजरिया है। असल में जियोपॉलिटिक्स कठिन है, इसमें सभी पक्षों की भूमिका होती है। खैर, आप सभी को क्या लगता है? क्या ये जो सिद्धांत है, क्या सच में अमेरिका इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा है बाकी उन देशों के खिलाफ जो अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं या अमेरिका के निर्णय या उनके फैसलों को नहीं मानते हैं? आप भी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।